Hello friends, today we will discuss the transpiration. अब तक हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले लेक्चर में स्टडी किया है एसेंट ऑफ सैप। उससे पहले हमने वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की थी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन किया था और मैंने बताया था कि प्लांट्स में बहुत ज्यादा हाइट तक वाटर को ले जाने के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस की थी जो कि इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाती है और वो थी डिक्सन एंड जॉली का ट्रांसपायरेशनल पुल कोहेशन टेंशन थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन कर्षण ससंजन तनाव। तो कल हमने उसके बारे में डिटेल में बात की। आज हम उससे अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में हम सब जानते हैं कि वाटर का लॉस वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट के एरियल पार्ट से एटमॉस्फेयर में होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पादप के वायवीय भाग जल वाष्प के रूप में वातावरण में जल को त्यागते हैं। The transpiration is the process in which the aerial part of the plants loses water in the form of water vapor to the environment। तो ये हम सब जानते हैं कि प्लांट जो ट्रांसपिरेशन करते हैं उसके अंदर प्लांट जितने वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उसका तकरीबन 95% पार्ट वो रिलीज कर देते हैं, यानी लेस देन 5% पार्ट ऐसा है वाटर का जो प्लांट अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ दैट इज यूज्ड इन देयर फोटोसिंथेसिस, बट मेजॉरिटी ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब, ज्यादातर पार्ट जो है जल का जो अवशोषित किया गया हिस्सा था वो इन्होंने वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में त्यागा है। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण पादप के लिए जल की एक कमी हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि जो प्लांट्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए सॉइल के अंदर वाटर की सप्लाई की जरूरत होती है, मृदा में जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अगर सॉइल वाटर डेफिशिएंट है तो प्लांट अपने रिक्वायरमेंट की जो आप कह सकते हैं फुलफिलमेंट, अपनी जरूरत की जो पूर्ति है वो सॉइल से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार वो ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर को लूज कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से वो जल की हानि कर रहा है। तो यही कारण है कि फसलों को कई बार जल देने की, सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि अगर ट्रांसपिरेशन से होने वाला लॉस नहीं हो तो एक अकेले सिंगल टाइम में भी जो बरसात होती है उसमें इतना पर्याप्त पानी आता है, इतना इनफ वाटर आता है कि वो एक अकेली रेनफॉल पूरी क्रॉप की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है, पर ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं ऐसा नहीं होता, इसीलिए उसके पीछे रीजन क्या है कि ट्रांसपिरेशन से प्लांट लगातार वाटर का लॉस करते रहते हैं और इस वजह से उनको पानी की लगातार जरूरत बनी रहती है। हालांकि इस तरह से देखने पर यह लगता है कि ट्रांसपिरेशन इज ए हार्मफुल प्रोसेस, बट ऐसा नहीं है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि ट्रांसपिरेशन एक हार्मफुल प्रोसेस है। Definitely, sometime this transpiration becomes harmful for plant when water becomes deficient in soil। कभी-कभी जब मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तभी वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है, पर उसके अलावा ये ट्रांसपिरेशन प्लांट में बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन पादप के अंदर बहुत सारे आवश्यक कार्यों से सीधा संबंधित है। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशली जो पैसिव एब्जॉर्प्शन एपोप्लास्टिक पाथवे से होता था उसके लिए जो फोर्स है वो कहां से क्रिएट होता है? हमने कहा था अल्टीमेटली दैट इज ए ट्रांसपायरेशनल पुल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन का जो खिंचाव है वही इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात हमने कही कि जो वाटर एब्जॉर्ब होके रूट के जाइलम में कलेक्ट हुआ वो स्टेम के जाइलम से प्लांट के एरियल पार्ट तक किसकी मदद से पहुंचा?
तो वो मदद भी किसने की? वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव ने, ट्रांसपायरेशनल पुल ने। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक प्लांट के अंदर वाटर और उसके साथ साथ डिसॉल्व मिनरल्स की जो आपूर्ति है, सप्लाई है, जो उनका ट्रांसलोकेशन है, वो पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट है? ट्रांसपिरेशन पर। तो ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज असेंट ऑफ सैड, जल अवशोषण तथा रसारोहण दोनों के लिए वाष्पोत्सर्जन एक बहुत आवश्यक प्रक्रम है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं, इसके अलावा ये वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी प्ले कर रहा है, और वो क्या है? दैट इज कूलिंग ऑफ द प्लांट। पादप को ठंडा रखना। कैसे? देखिए, हम सब जानते हैं कि प्लांट की जो लीव्स हैं, इन लीव्स पे सनलाइट गिरती है और उसी लाइट की जो रेडिएंट एनर्जी है, उस रेडिएंट एनर्जी को ये यूज करते हैं इसके लिए, अपने ऑर्गेनिक फूड के सिंथेसिस के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में रेडिएंट एनर्जी जो भी इंसिडेंट हो रही है, प्रकाश संश्लेषण का नाम आपने सबने सुना होगा। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो विकिरण ऊर्जा है, और प्रकाश संश्लेषण में इस विकिरण ऊर्जा का जितना भाग इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत कम होता है। हम कह सकते हैं इट इज लेस देन 2% ऑफ टोटल इंसिडेंट एनर्जी। कुल आपतित ऊर्जा का हम ये कह रहे हैं कि 2% से भी कम पादप स्थिर करने में, यानी कि प्रकाश संश्लेषी खाद्य बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर बाकी की एनर्जी का क्या होगा? रिमेनिंग एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट। जो शेष ऊष्मा है उसका अधिकांश भाग, जो शेष ऊर्जा है उसका अधिकांश भाग ऊष्मा यानी हीट में परिवर्तित। और ये हीट, ये ऊष्मा, यहाँ पर जो मेसोफिल सेल्स हैं, जैसा हमने कल देखा था लीफ एनाटॉमी के अंदर, एपिडर्मिस के नीचे जो मेसोफिल सेल्स थी, जो स्पॉन्जी सेल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, पेलिसेड सेल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनके बीच बीच जो कैविटीज हैं, इन कैविटीज में ये हीट लगातार वाटर को वेपर में कन्वर्ट करती है। यानी रंध्र के नीचे की जो गुहाएं हैं, तो सबस्टोमेटल कैविटीज, यहाँ पर जो सेल्स जो वाटर रिलीज कर रही है वो इस हीट एनर्जी से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इस वजह से जो हीट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं उससे उनका जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ता है। और इस इवेपोरेशन प्रोसेस से और इस कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ वेपर से ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू बना रहता है। जैसे इवेपोरेशन हो रहा है प्लस साथ साथ वो वाटर वेपर लॉस्ट भी की जा रही है एनवायरनमेंट में, वातावरण में उसका त्याग भी किया जा रहा है, जिससे प्लांट लगातार क्या हो रहा है? अपनी लॉस्ट हीट को, अपनी एब्जॉर्ब्ड हीट को लॉस्ट कर रहा है, यानी उसका इस्तेमाल कर रहा है। किसमें कर रहा है? इस वाटर के इवेपोरेशन में। इस तरह से वो एब्जॉर्ब हीट इसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं दे रही। तो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा का जो भाग ऊष्मा में परिवर्तित होकर पादप का ताप बढ़ा सकता था, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया ने उस ताप के बढ़ने को रोका है। इस तरह से पादप को ठंडा बनाए रखने में एक भूमिका अदा की है। तो आप समझ सकते हैं प्लांट की कूलिंग में भी ट्रांसपिरेशन का रोल है। तो ये सारी बातें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन पहले ही जान लिया, ज्यादा डिटेल में ट्रांसपिरेशन को समझे बिना, पर कोई बात नहीं, हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें ये समझ में आया है कि ट्रांसपिरेशन भले ही पादप के लिए कभी कभी नुकसानदायक हो, पर वो आवश्यक भी है। इसीलिए इसके लिए कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ स्टेटमेंट इस्तेमाल किए, कुछ कथन इस्तेमाल किए। कर्टिस ने कहा ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल एविल। कर्टिस का क्या कहना था कि वाष्पोत्सर्जन आवश्यक बुराई है। एसेंशियल यानी ये बुराई तो है, इससे नुकसान तो है प्लांट को, पर ये आवश्यक है। आप देखो कितनी चीजों के लिए आवश्यक है। इसी तरह से स्टुअर्ट ने कहा कि ट्रांसपिरेशन इज एन
अनअवॉइडेबल एविल। एविल यानी बुरी चीज तो ये है, पर ये साथ में क्या है, अनअवॉइडेबल है, अपरिहार्य। स्टीवर्ट के अनुसार बाष्प उत्सर्जन एक अपरिहार्य बुराई है, यानी एक ऐसी बुराई जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए इसे अनअवॉइडेबल कहा गया है। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट के लिए कभी कभी बुरा साबित हो सकता है, पर इसकी एब्सेंस में बहुत सारे जरूरी काम नहीं चलेंगे, इसलिए ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए एसेंशियल है, अनअवॉइडेबल है। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन किन किन प्लांट पार्ट से हो सकता है और इसमें इन्वॉल्व मेन अपैरेटस कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। लेकिन हम ये किस आधार पर देखते हैं, ये जो प्रकार हैं इनके बांटने का या यहाँ पर जो वर्गीकृत करने का आधार है, हमारा जो बेसिस है वो है डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मतलब जो हमने कल बात की थी कि लीफ की एनाटॉमी में जो एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस पार्ट के अंदर जो कुछ पोर्स प्रेजेंट, कुछ छिद्रनुमा संरचनाएं हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ये पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन में सबसे प्रमुख प्रकार है। यानी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज द मेन टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट के अंदर लीफ में जो स्टोमेटा है वो ही सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। आप ये कह सकते हो कि तकरीबन 50 to 97% जो वेपर का लॉस होता है वो स्टोमेटा से होता है। यानी ये इस ह्यूज अमाउंट तक टोटल ट्रांसपिरेशन को कवर करते हैं। कुल वाष्पोत्सर्जन का कम से कम 50% और अधिकतम 97% तक रंध्रों से ही होता है। रंध्र वो सबसे प्रमुख भाग हैं जिनसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादप जल की हानि करते हैं, इसलिए पत्तियों में रंध्रों की उपस्थिति जलवाष्प की हानि से सीधा संबंधित है। पर एक और बात है, ये जो रंध्र हैं ये जलवाष्प की हानि विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कर रहे हैं। The transpiratory loss always occurs by diffusion process। तो आपने डिफ्यूजन के टाइम पर एक बात पढ़ी थी कि डिफ्यूजन में दो मटेरियल्स का मूवमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। तो जब स्टोमेटा ओपन हुए हैं, इस बात को आपको समझना होगा कि जब स्टोमेटा ओपन हुए हैं, आपने थोड़ा बहुत मैं आपको अभी बता देता हूँ फिर आगे और बताऊंगा कि स्टोमेटा के दोनों ओर गार्ड सेल्स होती हैं, किडनी शेप गार्ड सेल्स डाइकोट प्लांट्स में होती हैं, और इनके बीच का जो पोर है, जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, यही स्टोमा है। इसके अंदर की तरफ लीफ के टिश्यू है, उसके बाहर की तरफ एनवायरनमेंट है। तो मान लीजिए अंदर की तरफ से वाटर वेपर इसमें से निकल के बाहर आ रही है क्योंकि अंदर वाटर वेपर जाना है, पर बाहर कोई गैस ऐसी हो सकती है जो प्लांट के लिए जरूरी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और एटमॉस्फेयर में वो ज्यादा है, तो वो डिफ्यूज होकर प्लांट के अंदर चली जाती है। यानी स्टोमेटा का जो ओपन होना है वो न केवल वाटर वेपर के लॉस से रिलेटेड है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंडरटेकिंग, उसके एसिमिलेशन से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर दो चीजें आपस में बैलेंस बना के चलती हैं। जब भी स्टोमेटा ओपन होते हैं, लॉस ऑफ वाटर वेपर प्लस इनटेक ऑफ CO2, तो स्टोमेटा की ओपनिंग इन दोनों चीजों से रिलेटेड है। इसलिए जब भी स्टोमेटा ओपन या क्लोज होंगे, ये दोनों प्रोसेस अफेक्ट होंगे। इस बात का सिग्निफिकेंस हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हमने कहा कि सबसे ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपिरेशन प्लांट के किस पार्ट से होता है, और वो है स्टोमेटा, रंध्र। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो अकाउंट आता है वो किसका आता है, क्यूटिकल। इसलिए हम क्या कहेंगे उसे, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन।
क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन मींस जो लीव्स होती हैं उन लीव्स की सरफेस पर एक वैक्सी क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है, एक मोम जैसी परत होती है क्यूटिकल, उपत्वचा हम इसे बोलते हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो एक और प्रकार, एक और टाइप यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का हमने देखा, दैट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो कितना पार्ट जो है ट्रांसपिरेशन का वो क्यूटिकल से हो सकता है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा बच्चों कि ये क्यूटिकल लीफ की सरफेस पर डिपॉजिट किस लिए हुई थी? ये क्यूटिकल बेसिकली वाटर वेपर के लॉस को बचाने के लिए हुई थी। वैक्स जो है वो वाटर को रिपेल करने वाली चीज है, इसलिए ये जल की हानि को बचाने के लिए जमा हुई थी। फिर इससे कैसे लॉस हो रहा है? देखिए, बहुत एक एक्सटेंट तक, बहुत सीमा तक आप कह सकते हो कि ये वाटर के लॉस को बचाने की कोशिश करती है, फिर भी फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैन बी लॉस्ट थ्रू दिस क्यूटिकुलर लेयर। कुछ मात्रा में जलवाष्प इस त्वचीय परत से भी बाहर त्याग दी जाती है। इसकी अधिकतम मात्रा 20% हो सकती है, वैसे ये 1 से 2% होता है, समटाइम्स 10% होता है, यानी बहुत ज्यादा तो नहीं, पर टोटल ट्रांसपिरेशन का क्यूटिकुलर पार्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 20% तक जा सकता है, बट यूजुअली इट अकाउंट्स फॉर लेस देन 10%। हम कह सकते हैं ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो क्यूटिकल है वो 10% से कम अमाउंट में वाटर वेपर को लॉस करके टोटल वाटर वेपर का, टोटल ट्रांसपिरेशन का 10% से कम अकाउंट क्यूटिकल से रिलेटेड। ओके, तो आपने क्या देखा कि जो वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प की हानि है उसमें जो दो भाग शामिल हैं, एक स्टोमेटा, दूसरी क्यूटिकल, ये दोनों मिलकर बेसिकली प्लांट के कौन से पार्ट से रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड है लीव से, और इसीलिए लीव से होने वाला टोटल ट्रांसपिरेशन जो है उसे कहते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन। पत्ती से होने वाले कुल वाष्पोत्सर्जन को आप कहते हैं पर्णिल वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेटरी लॉस जो है उसमें सबसे बड़ा रोल लीफ सरफेस का है, जिसमें स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों शामिल है, और कुल मिलाकर ये फोलियर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ओके, तो शुरू के दो टाइप हमने डिस्कस किए, इसके बाद एंड में एक और टाइप का ट्रांसपिरेशन आप कंसीडर कर सकते हो, और वो है लेंटिक्युलर। हम हिंदी में इसे नाम देते हैं वातरंध्रीय। वातरंध्र, लेंटिक सेल, ये कौन सी चीज है? हम प्लांट एनाटॉमी में इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। थोड़ा सा मैं आपको अभी बता दूं, शायद इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया है कि स्टेम के ऊपर जो बार्क होती है, तने के ऊपर जो छाल होती है, उस छाल में पूरी तरह से सुबेरिन के डिपोजिशन से ऑलमोस्ट वो एक डेड लेयर होती है फ्रॉम आउटसाइड, पर उसके अंदर बीच बीच में कुछ सेल्स सुबेरिनाइज नहीं होती। कॉर्क रीजन जो है वो बेसिकली सुबेरिनाइज्ड पार्ट बना रहा है बार्क का छाल, लेकिन कॉर्क जब बनती है तब उसके बीच में कुछ सेल लिविंग रह जाती हैं, और वो लिविंग सेल बाहर से लेंस लाइक कुछ अपर्चर से, लेंस नुमा कुछ छिद्रों से खुलती है, जो इतने स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते तने में, पर ये होते जरूर हैं। तो ये लेंस लाइक अपर्चर जो है बच्चों, इन्हीं को हम कहते हैं लेंटिसेल, हिंदी में इन्हें वातरंध्र बोला जाता है। इनकी मेन पोजीशन हम कहाँ देखते हैं? स्टेम। लीफ पर ऐसे जो अपर्चर है वो मेनली स्टोमेटा है, पत्ती पर रंध्र होते हैं। तने पर या पादप के अन्य भागों पर जहां रंध्र नहीं होते, वहां जीवित कोशिकाओं तक ऑक्सीजन या आप कहें वायु पहुंचाने के लिए वातरंध्र होते हैं, लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स मेनली स्टेम पर होते हैं। तो लेंटिसेल भी कुछ मात्रा में जलवाष्प को त्याग सकते हैं, क्योंकि ये ओपन अपर्चर हैं। बाहर से अगर ये गैसेस एक्सचेंज के लिए बने हैं, और आप कह सकते हैं कि इनसे बाहर से अगर गैस एक्सचेंज हो सकता है, तो अंदर से वाटर वेपर का लॉस तो इनसे होता है, पर बहुत कम होता है। कितना कम? हम कह रहे हैं लेस देन 1%। टोटल
ट्रांसपिरेशन का 1% से भी कम वात रंध्रों से होता है, इसलिए कुल वाष्पोत्सर्जन का अधिकांश जो भाग है वो किससे संबंधित है? पत्तियों से संबंधित है। यानी मेजर जो ट्रांसपिरेटरी लॉस है वो फोलियर है, लेंटिकुलर क्योंकि लेंटिसेल पत्तियों के अलावा दूसरे पादप भागों पर होते हैं, दे आर प्रेजेंट समवेयर एल्स अदर देन लीव्स, सो दे अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ट्रांसपिरेशन। तो इनमें बहुत कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हानि होती है, और ये भी इसका भाग होते हैं। वातरंध्र भी वाष्पोत्सर्जन द्वारा चलते रहने से संबंधित है। तो हमने 3 प्रकार समझे, रंध्री, उपत्वचीय और वातरंध्री, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर and lenticular. These were the types of transpiration according to or on the basis of plant part. पादप के भागों के आधार पर, अलग अलग भागों के आधार पर ये 3 प्रकार होते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब हमने अभी जाना कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था? वो था स्टोमेटल। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को समझने के लिए एक बार हमें स्टोमेटल apparatus को, रंध्रीय उपकरण को समझना होगा, और फिर हमें उससे होने वाले वाष्पोत्सर्जन को भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रंध्रीय उपकरण। देखिए कैसे होते हैं। स्टोमेटल apparatus हम जानते हैं पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस लेयर के बीच बीच में कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पोर्स चारों तरफ से कुछ सेल्स से कवर्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं। हम उन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। तो ये देखिए इस तरह की जो किडनी शेप या बीन शेप सेल्स आपको नजर आ रही हैं, ये गार्ड सेल्स है। ओके, इन गार्ड सेल्स के चारों ओर फिर कुछ और टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें हम एसेसरी या सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। तो ये इस तरह से एसेसरी या सब्सिडियरी सेल्स होती हैं जिनके चारों ओर होती हैं, और बीच में ये क्या है? बीच में गार्ड सेल्स है। उसके बीच में जो एपर्चर आपको दिख रहा है, ये एपर्चर ही स्टोमेटा होता है। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इनर वॉल है उसकी थिकनेस ज्यादा है। आंतरिक भित्ति गार्ड सेल यानी द्वार कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं की अधिक मोटी होती है, और साथ ही साथ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का इनमें इलोंगेशन होता है। इस तरीके से ये आप 2D में एक सेक्शन की फॉर्म में देख रहे हो। बेसिकली पूरी सेल है कंप्लीट 3D में, तो उसके अंदर वॉल्स में सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के इलोंगेशन होते हैं। तो ये आपने नाम दिया इनको गार्ड सेल्स, और उसके चारों ओर मौजूद इन सेल्स को हमने क्या कहा? सब्सिडियरी सेल्स। गार्ड सेल को हिंदी में हम द्वार कोशिकाएं, और सब्सिडियरी सेल्स को हम सहायक कोशिकाएं कह सकते हैं। ये इनकी इनर वॉल है, और ये इसके ऊपर सेलुलोज का एक्स्ट्रा मिसलेशन है। सेलुलोज का एक निक्षेपण है जहां पे एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट है, और बीच का ये जो स्पेस है इसी को स्टोमा, सिंगुलर स्टोमा होता है, स्टोमेटा इज द रंध्र का। तो ये एक तरह का रंध्रीय उपकरण है जिसमें बीच के स्पेस को दो किडनी शेप, देखिए गार्ड सेल जो यहाँ है हमारी कैसी है, या तो बीन शेप हमने कह सकते हैं, या हमने किडनी शेप के लिए रेनिफॉर्म वर्ड यूज कर सकते हैं।
रेनिफॉर्म बीन शेप, किडनी शेप, ये डाइकॉट की खासियत होती है। इस तरह की गार्ड सेल्स आपको कौन से प्लांट्स में मिलेंगी? डाइकॉट्स में मिलेंगी। अगर हम मोनोकॉट्स को कंसीडर करें, एक बीजपत्री, हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में दो क्लासेस इंक्लूड हैं, दो तरह के फ्लावरिंग प्लांट पुष्पीय पादप होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्रियों की गार्ड सेल होती है वो बीन शेप होती है, मोनोकॉट्स की जो गार्ड सेल होती है वो होती है आपके डंबल शेप। डंबल आप सब ने देखे होंगे, तो इस तरह से डंबल शेप होती है। कैसे? तकरीबन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज swollen at the end and they are constricted in the middle like this। तो मोनोकॉट्स में गार्ड सेल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, जबकि डाइकॉट में गार्ड सेल कैसी है? बीन शेप्ड है। ओके, तो ये तो था आपका स्टोमेटा या स्टोमेटल apparatus का एक रिप्रेजेंटेशन। अब इस रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम समझेंगे कि स्टोमेटल ओपनिंग कैसे होती है। तो स्टोमेटल apparatus में मेन चीजें हैं गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जरूर होते हैं, आप ध्यान रखें, मैंने यह शो नहीं किए, पर हालांकि इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, पर ये क्लोरोप्लास्ट जो गार्ड सेल के अंदर हैं, यही एपिडर्मिस को ग्रीन अपीयरेंस देते हैं। अदरवाइज एपिडर्मल सेल्स जो लीव्स की होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, बल्कि उससे नीचे जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनमें होते हैं, पर यहाँ गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जरूर। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें समझना है कि वो क्या चीज है जो इस स्टोमेटा की ओपनिंग को कॉज करती है और क्लोजर को कॉज करती है, क्योंकि इनका खुलना और बंद होना इस बात का निर्धारण करेगा कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि होगी या नहीं। तो ट्रांसपिरेटरी लॉस और वाटर वेपर के उस लॉस को रेगुलेट करने की ये पक्की बात है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, सांद्रता प्रवणता की दिशा में होता है। इसलिए पादप के अंदर इनकी सांद्रता उच्च है और वातावरण में कम है, तो विसरण के द्वारा ये बाहर त्याग दी जाएगी, ये हम जानते हैं, पर उसके लिए स्टोमेटा का ओपन होना जरूरी है। इसलिए यहां हमें अब समझना है स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्रीय गति, स्टोमेटल ओपनिंग एंड स्टोमेटल क्लोजिंग। तो यहां हम समझने जा रहे हैं स्टोमेटल मूवमेंट। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले हम उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम उसके पीछे का केमिकल बेसिस समझेंगे, यानी कि पहले हम फिजिकली समझें, फिर उसके पीछे के अंदर के कौन से एलिमेंट जिम्मेदार हैं उनको। चलिए, तो देखो गार्ड सेल के अंदर चूंकि ये जीवित कोशिका है, तो सबसे पहली जरूरी चीज होती है कि गार्ड सेल के अंदर किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या होगा? हम सब ये बात जानते हैं, विलेय की सांद्रता जब बढ़ती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर वाज सोलली द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी भी तंत्र में परासरण दाब उसमें मौजूद विलेय का गुण है, और जब विलेय की सांद्रता बढ़ेगी तो फिर परासरण दाब भी बढ़ेगा। तो यहाँ विलेय अब किस कारण से बढ़ा ये बाद की बात है, पर सबसे पहली बात है कि गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रेज हुई है, इंक्रीज हुई है। जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन गार्ड सेल में इंक्रीज हुई है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का फर्क क्या होता है? हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हैज द टेंडेंसी टू पुल द वाटर इनसाइड अ सिस्टम। मींस परासरण दाब जब किसी तंत्र का बढ़ता है तो वो बाहर से जल को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि उसके चारों जो मेम्ब्रेन्स है वो कैसी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस से वाटर इसमें एंटर होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है। कहां से होगा? इंपॉर्टेंट बात है, ये गार्ड सेल के अंदर चेंज हुआ है। कौन सा चेंज? सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने का चेंज और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का चेंज। ये किसके अंदर हुआ है? गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल के अंदर जब इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो आसपास कौन सी सेल्स हैं? सब्सिडियरी सेल्स। इन सब्सिडियरी सेल्स से गार्ड सेल के अंदर वाटर की एंट्री होती है। कहां से? सब्सिडियरी सेल से। देखिए सब्सिडियरी सेल से यहाँ पे इफेक्टिवली वाटर किसमें जाएगा? गार्ड सेल में जाएगा। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर बढ़ जाएगा तो गार्ड सेल के अंदर
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। आप सब जानते हैं जल जब किसी तंत्र में प्रवेश करता है तो वहां पे द्रव स्थैतिक दाब को बढ़ाता है। तो जब जल इनमें प्रवेश करेगा तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? टर्गस प्रेशर। और याद कीजिए टर्गस प्रेशर वो इंपॉर्टेंट प्रेशर था जिसकी वजह से सेल अपनी शेप को मेंटेन करती हैं, सेल एक पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग रखती हैं, इनकी मेम्ब्रेन खिंची हुई रहती है। तो फिर जब यहां पर भी इस प्रकार से वाटर की एंट्री से टर्गस प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये बाहर की वॉल पर एक स्ट्रेच डेवलप करेगी, अंदर की मेम्ब्रेन खींचेगी, वॉल को फोर्स करेगी, वॉल बाहर की तरफ स्ट्रेच होगी। बाहर की तरफ वॉल के स्ट्रेच होने के साथ साथ जो इनर वॉल है, और जो इनर वॉल पे हम जानते हैं सेलुलोज एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो रखा है, इस इनर वॉल को पुल करेंगे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, जिनका एक्स्ट्रा डिपोजिशन यहाँ पर हो रखा है। तो देखिए ये बात कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर बाहर वाली वॉल गार्ड सेल की बाहर की ओर स्ट्रेच हो रही है, इस तरीके से बाहर वाली वॉल जब बाहर की ओर स्ट्रेच हो रही है तो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से ये इनर वॉल से भी टच है, तो इनर वॉल भी बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच होगी और इस तरह से दो गार्ड सेल्स के बीच में एक ओपन पोर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल बाहर की तरफ स्ट्रेच हुई, इसकी हेल्प से इनर वॉल भी अंदर की तरफ स्ट्रेच हुई, या ऐसे माने इनर वॉल इस वे में बाहर की तरफ स्ट्रेच हुई है। तो पहले आउटर वॉल बाहर गई, फिर इनर वॉल भी बाहर गई, और जो इनर वॉल पहले सटी हुई थी दोनों पर जब बाहर स्ट्रेच लगा तो बीच में एक पोर डेवलप हो गया। इस तरीके से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। यानी स्टोमेटा की ओपनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है गार्ड सेल में सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ना, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना, गार्ड सेल में सब्सिडियरी सेल से वाटर एंटर करना, एंड देन गार्ड सेल का टर्गस प्रेशर बढ़ना। टर्गस प्रेशर बढ़ने से आउटर वॉल की स्ट्रेचिंग आउटसाइड एंड इनर वॉल आल्सो स्ट्रेच आउटसाइड, एंड देन ए पोर क्रिएट्स इन बिटवीन, बीच में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमा या स्टोमेटा प्लूरल में। और यही प्रोसेस जो स्टोमा के बनने का है वही स्टोमेटा की ओपनिंग मानी जाती है, रंध्रों का खुलना माना जाता है। अधिकांश पौधों में दिन के समय रंध्र खुले हुए रहते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर जो है ये कंट्रोल होता है लाइट के इंडिकेशन से, और वो लाइट जो होती है उसमें ब्लू लाइट का बहुत बड़ा रोल है। हमेशा ध्यान रखें, रंध्रों के खुलने से संबंधित प्रकाश का जो प्रकार है, लाइट की जो वेवलेंथ स्टोमेटा की ओपनिंग से रिलेटेड है वो है ब्लू लाइट। ओके, तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग का फिजिकल बेसिस है, लेकिन इसके पीछे हमें एक केमिकल बेसिस भी समझना होता है। इसके पीछे हमें ये भी देखना होता है कि वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से गार्ड सेल में सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से गार्ड सेल में विलेय की सांद्रता बढ़ी है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा है, वो कौन सा कारण है? तो वो हमें समझना होगा केमिकल बेसिस में। तो आज हमने फिजिकल बेसिस को डिस्कस किया है, प्लस हमने स्टोमेटा ट्रांसमिशन के कुछ टाइप्स पढ़े हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ स्टोमेटल ओपनिंग की है वो इसका केमिकल बेसिस है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसमें हम बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज को समझेंगे और उन डिफरेंट थ्योरीज के बेसिस पे गार्ड सेल की ओपनिंग को हम समझेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को आप देखें, और इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम स्टोमेटल ओपनिंग का केमिकल बेसिस समझने जा रहे हैं। ओके, इसके अलावा हम कुछ और जो टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको कही थी जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करनी थी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा एक्वापोरिन्स, फ्यू टाइप ऑफ प्रोटीन, एंटीपोड्स, रिपोर्ट, इनके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपिरेशन का केमिकल बेसिस और रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।